गर्मी बहुत है, बेहिसाब है, इंसान को नाको दम किए हुए हैं। और इस गर्मी में भी नेता और नेताओं के कार्यकर्ता वोट के जुगाड़ में दिन-रात लगे हुए हैं। आरजेडी ने अपना एक नया अध्यक्ष लगभग चुन लिया, औपचारिकता भर बाकी है और ये आरजेडी का एक नया पत्ता है। आप जानते हैं कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का ही नाम है। इससे बाहर कोई वोट पार्टी के लिए बटोर ले या पार्टी के लिए बहुत काम का हो जाए, इसको थोड़ा-सा आप हाशिए पर ही रखिए, क्योंकि ये उतने मतलब और वज़न की बात नहीं है। फिर सवाल ये है कि पार्टी का अध्यक्ष जो प्रदेश का है, वो क्यों बनाया जाए? लाज़मी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अपनी पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष को चुनना होगा, क्योंकि ये संविधान है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। हर पार्टी के पास ये प्रक्रिया रहती है, उसको उसको पूरा करना है। तो मंगनीलाल मंडल, आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने एक तरीके से उनको हरी झंडी दे दी और उन्होंने अपना नामांकन भर दिया पार्टी दफ्तर में जाकर के। लाज़मी है कि आरजेडी के भीतर चुनाव की बजाय लालू प्रसाद यादव की मंजूरी, उनकी हामी और उनकी अनुमति, इसी के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते रहें या तय किए जाते रहें। चुनना शब्द सही नहीं। तो मंगनीलाल मंडल ने अगर पर्चा दाखिल कर दिया तो ज़ाहिर है कि बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष वही होंगे। क्यों? इन्हीं के ऊपर। मंगनीलाल मंडल बहुत लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करते रहे। बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 2019 में वो जेडीयू में चले गए। इस साल जनवरी में वो फिर आरजेडी में आ गए। ये 5 साल की दूरी रही है मंगनीलाल मंडल, लालू प्रसाद यादव के बीच में पार्टी के स्तर पर। और उनके आते ही एक बड़ी ज़िम्मेदारी लालू प्रसाद यादव ने उनको पकड़ा दी। पार्टी के भीतर बहुत सारे नेता हैं, खास करके आलोक मेहता। उनको लग रहा था कि ये ज़िम्मा उनके हिस्से आ जाएगा, वो नहीं आया। मंगनीलाल मंडल, बिहार में जितनी जातियाँ हैं और बिहार में राजनीति जातियों के आधार पे ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरजेडी ने मंगनीलाल मंडल को चुना है, तो उसका कारण क्या है? और धानुक एक जाति है बिहार में। धानुक जाति से आते हैं जो लगभग सवा 2% के आसपास की आबादी वाली। जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उन अति पिछड़ी जातियों में धानुक समाज भी आता है, धानुक जाति भी आती है। और मंगनीलाल मंडल पढ़े-लिखे आदमी हैं। मिथिलांचल में उनका अपना वज़न है। झंझारपुर से लोकसभा सीट भी जीते थे। राज्यसभा में भी रहे हैं। तो उनकी जो लंबी राजनीति है, वो संसदीय और विधानसभा दोनों जगहों पर चलती रही। अब धानुक समाज के व्यक्ति को अगर आप लेकर के आते हैं, अति पिछड़ी जाति, तो ज़ाहिर है कि आप 36% वो आबादी जो अति पिछड़ी बिहार में कही जाती, मैं बिहार के जातिगत जनगणना के आधार पर जो आंकड़ा है, उसकी बिना से कह रहा हूँ। तो 36% आबादी का एक नुमाइंदा मंगनीलाल मंडल, अति पिछड़ी जाति, उनको आपने बनाया। मंगनीलाल मंडल बहुत वरिष्ठ हैं, 75-77 साल के हैं, बिहार को समझते हैं, अति पिछड़ी जाति में अपना वज़न रखते हैं। तो हो सकता है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हो, तो मंगनीलाल मंडल को खड़ा करके ओबीसी जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, ओबीसी भी नहीं, उसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो ईबीसी कहते हैं, उन जातियों को लामबंद करने के लिए आप मंगनीलाल मंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलोक मेहता भी एक नाम थे, लेकिन उनको नहीं, राजस्व मंत्री रहे हैं, कई मंत्रालय उनके हिस्से में रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद भी हैं। मेरा अपना अनुमान है कि चूंकि वो कोयरी जाति से आते हैं, कुशवाहा हैं, समस्तीपुर से आते हैं, तो इस बात की उम्मीद में कि
अगर सरकार बनती है आरजेडी या महागठबंधन की, तो आलोक मेहता को एक बड़ा पद दिया जाएगा और ये मंत्री बनेंगे। इस तरह की इमेज को डाल करके आलोक मेहता को, जो कुशवाहा समाज है बिहार में, ये एक बड़ा है। जो नई जाति जनगणना हुई उसमें कुशवाहा समाज लगभग 4% के आसपास हो गया और कोयरी समाज 2.87 2.86 यानी 3% से कुर्मी समाज नीचे। तो कुर्मी समाज 3.25%, कोयरी समाज 4% से ऊपर। तो ये लौह कुश की राजनीति थी और पहले नीतीश कुमार ने यही राजनीति की है कह करके 11-12% है आबादी। कोयरी कुर्मी दोनों मिला के 12% हैं और 12% का नुमाइंदा नीतीश कुमार बन गए और पिछले 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये लौह कुश की राजनीति पर है। आलोक मेहता कोयरी समाज से आते हैं, कुशवाहा, जिससे बीजेपी के पास सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा है। तो इन लोगों की काट के तौर पर कुशवाहा समाज में आलोक मेहता और उमेश कुशवाहा जैसे लोगों को लालू प्रसाद यादव इस्तेमाल करेंगे। ईबीसी में उनके पास मंगनीलाल मंडल से बेहतर कोई दूसरा नेता है नहीं। तो उन्होंने मंगनीलाल मंडल को इसलिए चुना होगा। जब नेताओं को अपनी जाति के आधार पर बांट करके आप उसका हिसाब करते हैं कि कौन कितना वोट किस जाति से लेकर के आ सकता है, कहाँ सरदार हो सकता है, तो फिर ये सारे ओहदे जिम्मेदारियां उसी मुताबिक आप बांटते रहते हैं और बांट करके एक हिसाब लगाते हैं कि हमने बंटवारा ऐसा किया है और इस तरह से यहाँ से इतना इतना वोट लेकर के आते हैं तो हमारे लिए इतनी गुंजाइश बनती है। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने इसीलिए मंगनीलाल मंडल को बिहार में आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और आप देखिए तो मेरा अनुमान 7वें होंगे, क्योंकि इसके पहले अगर जगदा बाबू को देखें, जगदानंद सिंह 2019 में पार्टी के प्रेसिडेंट बने प्रदेश के। बड़े दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, राजपूत हैं और बहुत साफ छवि के आदमी हैं, अनुशासन प्रिय आदमी हैं। उन्होंने आरजेडी के दफ्तर का पूरा कलेवर बदला, वहाँ का कल्चर बदला। कभी आप आरजेडी दफ्तर पर जाएँ तो वो बिल्कुल अलग दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने 6 साल जो पार्टी की सेवा की बतौर प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद वो कई समय से कह रहे हैं, पिछले कई महीनों से या 1-2 वर्षों से, कि वो पार्टी की ज़िम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी की ज़िम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं, किसी और को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। उससे पहले रामचंद्र पूर्वे, मेरा अपना अनुमान है कि रामचंद्र पूर्वे 2010 से लेकर के 2019 तक 9 साल तो वो रहे और 6 साल जगदानंद सिंह। तो 15 साल का जो पूरा आरजेडी का कालखंड है, इसमें 2 प्रदेश अध्यक्ष बिहार में रहे और दोनों लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक से निभाई और अब ये तीसरे हैं मंगनीलाल मंडल। मंगनीलाल मंडल को कमान देकर के लालू प्रसाद यादव ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश की है या जो उन्होंने सोचा है, उसकी पूर्ति कितनी होती है, इस बात पर बिहार निर्भर करता है कि आपका जो ऑपोजिशन है, यानी कि एनडीए, वो जातिगत समीकरण और मुद्दों को किस हिसाब से आपके सामने रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से वहाँ रैली करते हैं, कैंपेन करते हैं। मोदी एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में कहीं ज़्यादा मुझे लगता है यूपी बिहार में। और मोदी की रैलियाँ, मोदी के रोड शोज़, मोदी के ज़रिए जो आयोजन बिहार में रखे जाएँगे और किए जाएँगे, उनका लोगों से कनेक्ट कितना बनता है। एनडीए लोगों के बीच में जो नैरेटिव है, नारा है, मुद्दा है, उसको कैसे रखता है और महागठबंधन उसको काटने के लिए जातिगत तैयारियां, मुद्दों की तैयारियां और अपने कैंपेन की तैयारी, ये किस तरीके से करती है, इस पर निर्भर करेगा कि नतीजा क्या होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं रहती है, नीतीश कुमार के हाथ में सरकार है तो वो सुरक्षित नहीं है, इस तरह की आशंका, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि विपक्ष कुछ न कुछ कहेगा। लेकिन आज भी एक मुद्दा है कि नीतीश कुमार, उनकी सरकार के खिलाफ कोई बहुत मजबूत ऐसा मुद्दा नहीं है, जो सरकार के प्रति लोगों के बीच में नफरत पैदा कर दे।
एकदम से लोग हटाने के लिए आतुर हो जाएँ कि ये सरकार तो चाहिए ही नहीं चाहिए, चाहे जिस कीमत पर जो हो जाए। जैसे मनमोहन सिंह सरकार के साथ था कि लोग तो आतुर थे कि यार इस सरकार को तो रखना ही नहीं है, चाहे जिसको बनाना है बना देंगे लेकिन हटाओ। नरेंद्र मोदी सामने थे, नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद दी, मनमोहन सिंह सरकार झटके में चली गई। और सरकारों के हटने के पीछे एक कारण जो है वो ये बड़ा होना चाहिए, कोई ना कोई बड़ा कारण होना चाहिए। आप अगर राजनीति को देखेंगे तो इस राजनीति में जहाँ नॉर्मल प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कभी उत्तर प्रदेश में चलता था 2017 से पहले, मायावती हैं, मुलायम हैं, मायावती हैं, मुलायम हैं, तो वो 2090 के बाद से ऐसा ही चल रहा था। वो जातिगत आधार पर जो जहाँ भारी पड़ जाए, लेकिन एनडीए जहाँ-जहाँ है आपके मुकाबले में, वहाँ आपको एक मुद्दा निकालना पड़ेगा मजबूत और फिर आप उसको हटा सकते हैं, हरा सकते हैं। तो इस तरह का मजबूत मुद्दा है नहीं, लेकिन मंगनीलाल मंडल को ला करके और बाकी पार्टी के भीतर अपना जातीय समीकरण साध करके लालू प्रसाद यादव, जो उनका कोर वोट बैंक है यादव और मुसलमान का, उसके बाहर अपने वोट बैंक को या वोट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कसर रह गई थी पिछली बार, वो पूरा हो जाए और आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बन जाए। बिहार के लोगों पर है। लेकिन द फ्रंट के साथ आप बार-बार जुड़िए, मेरी कोशिश रहती है कि बिहार के जो चुनाव हैं, चुनावों के भीतर का जो खेल चल रहा है, अलग-अलग पार्टियों की अपनी जो रणनीति है, ज़मीन पे क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इन सब पर बार-बार मैं चर्चा करता रहूँगा। अगर 2, 3, 4 दफ़ा होगा कि बात करनी है आपसे तो करेंगे। बिहार के वैसे लोग जो वहाँ राजनीति स्थानीय स्तर पर समझ रहे हैं, उनको जोड़ करके और फिर एक चर्चा आपके बीच में रखूँ, इसकी भी कोशिश करूँगा। वैसे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर बेहतर समझ रखते हैं और वहाँ ग्राउंड पे जो चीज़ें बदल रही हैं, जैसे बदल रही हैं, उसको समझते हैं, उनकी समझ के साथ मैं आपके बीच आऊँगा और आप जो कॉमन लोग हैं बिहार के, आम लोग, उनके बीच भी आऊँगा जल्द। ये बहुत गर्मी है, नहीं तो अब तक तो हम बिहार में उतर गए होते। इस गर्मी के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीच में हम बीमार ही पड़ जाएँ और फिर उसके बाद यह जो पूरा प्रोसेस है पिछले 4-5 महीनों का आगे जाने का, वो रुक सा जाए। तो ये गर्मी जैसे ही थोड़ी कम होती है, बिहार में मैं मिलता हूँ आपसे। लेकिन तब तक मैं रोज़ाना कोशिश करता रहूँगा कि फ्रंट पर बिहार को चर्चा में रखा जाए। वहाँ जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं, बदल रही हैं, हो रही हैं, उनको देखा समझा जाए और पब्लिक परसेप्शन ओपिनियन दोनों 2 चीज़ें होती हैं। इनमें जो बदलाव हो रहा है, उसको आपके सामने रखा जाए। तो जुड़िएगा और बहुत मुमकिन है कि मैं आपके सवालों के साथ भी जुड़ूँ, आपके सवाल लूँ, उनका जो मुनासिब जवाब मुझे लगता है वो दूँ, तो मेरे आपके बीच में एक संवाद भी चले। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसको मैं परिवार के तौर पे खड़ा करना चाहता हूँ, हम सब आपस में जुड़ें, एक-दूसरे के सवालों को लेकर के चर्चा करें, एक-दूसरे की समस्याओं को समझें, उनका निदान क्या हो सकता है, उसकी राह तलाशें और बिहार को ज़्यादातर वक़्त द फ्रंट पर हम चर्चा में रखें। तो फिलहाल इतना ही है और मैं आपसे विदा लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। नमस्कार। इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी। वीडियो शेयर करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, अपनी राय भी साझा करते रहिए और फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।